ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में अपन ने डेटा फ्रेम को लोड करना देख लिया था कि किस तरीके से अपन फाइल से डेटा को पाइथन में लोड कर सकते हैं। अब एक बार डेटा फ्रेम आ जाता है तो उसके बाद अपन उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कि वो डेटा किस स्केल पे है, किस कॉलम, कौन कौन से कॉलम्स है, कॉलम की इंफॉर्मेशन, उसका डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें अपन इसका यूज़ करके रीड करते हैं। अब उसके बाद ये बारी आती है डेटा फ्रेम के अंदर वर्क करने की। मतलब डेटा फ्रेम होता क्या है? नंबर ऑफ सीरीज का कलेक्शंस होता है। यहाँ पे कई सारी सीरीज होती हैं, उनके कलेक्शन को ही डेटा फ्रेम कहते हैं। अब किसी पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस कैसे किया जाता है, उसका एक करेक्ट वे होता है कि डेटा फ्रेम में स्क्वायर ब्रैकेट करके उस सीरीज का नेम पास कर दो, तो नेम। और इसके भी पहले अगर आप सिर्फ और सिर्फ डीएफ लिख देते हो तो आप देखो कि डीएफ तो पूरा का पूरा आ जाता है, जैसा एज इट इज वो रहेगा। ठीक है। अब इन सारी सीरीज में से अगर सिर्फ और सिर्फ नेम को एक्सेस करना है, या सिर्फ सिटी को, या फिर सेल्स को, तो अपन इस तरीके से करते हैं, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट और फिर नेम। आ रहा है इसका? अब जैसे सेल्स को एक्सेस करना है तो ये सेल्स का तरीका है, तो इससे अपने को सेल्स मिल गई। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, बट ये शॉर्टकट कहीं कहीं जगह पे काम करेगा, कहीं पे काम नहीं भी करेगा। बट ये जो मेन तरीका होता है ये सब तरफ काम करेगा। इसके नीचे वाला जो तरीका है वो ये शॉर्टकट है, बट इसको लिखना थोड़ा आसान रहता है, डीएफ डॉट सेल्स। अगर अपन डॉट सेल्स कर देते हैं तब भी ये अपन इसी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डीएफ डॉट नेम लिख दो, डीएफ डॉट सेल्स, डीएफ डॉट सिटी, तो भी ये प्रॉपरली काम करेगा। फिर आता है मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करने का तरीका, कि अपन को एक साथ कुछ एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए। तो सिंपल रहता है, जितने भी कॉलम चाहिए उनकी एक लिस्ट बना के डाल दो इसके अंदर। मतलब आप यहाँ पे देखोगे डीएफ के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब अपन ने डीएफ को फिल्टर किया है, इंडेक्सिंग करी है, और उसके बेसिस पे एक लिस्ट बना दी कि नेम, सेल्स और प्रॉफिट। तो अब सिर्फ ये तीन ही कॉलम मिलेंगे अपने को आउटपुट में, पूरा डेटा फ्रेम नहीं मिलता। इसको आप रन करोगे तो आपको देखोगे सिर्फ तीन कॉलम मिलेंगे, 500 रो बट थ्री कॉलम्स। इसको इस्तेमाल करके देखो, आ रहे हैं तीनों। तो इस तरीके से अपन एक कॉलम को एक्सेस करते हैं, एक से ज्यादा कॉलम को एक्सेस करके देख सकते हैं। अब आता है नए कॉलम क्रिएट करने का तरीका, कि नए कॉलम अपने जो डेटा फ्रेम है उसमें नए कॉलम कैसे ऐड अपन कर सकते हैं। जैसे अभी अपने डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स हैं? इतने। ठीक है, प्रॉफिट, सेल्स, प्रॉफिट सबसे आखिरी कॉलम पे। अगर अपन हेलो को एक्सेस करते हैं, मतलब कि अगर आप इस तरीके से न्यू को एक्सेस करोगे तो आपको एक एरर मिलेगी। और एरर क्या रहेगी कि न्यू जैसा कोई कॉलम एक्सेस नहीं करता, इसलिए अपने को क्या मिलती है यहाँ पे? की एरर। बट इसी जगह अगर अपन ने डीएफ में न्यू करके असाइन कर दिया, मतलब कोई सी भी वैल्यू असाइन कर दो उसको, कोई टेक्स्ट, कोई नंबर, तो इसे असाइन करने के बाद अगर आप इसे चेक करते हो तो आप देखोगे लास्ट में अपने को न्यू करके एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा, जिसके पूरे कॉलम में 500 वैल्यूज पूरी 100 से असाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? नए वैल्यूज को बना सकते हैं। इसको करके देखो। नहीं नहीं, इसका पहले ऐसा जरूरी नहीं है, वो बस चेक करने के लिए करते हैं अपन कि डेटा फ्रेम अभी किस कंडीशन में है, प्रेजेंट कंडीशन देखने के लिए उसकी। बन गया न्यू वाला। बनने के बाद उसे हेड करके चेक करेंगे तो अपने को दिखेगा। बट ये न्यू वाला ऐसा कोई यूजफुल है नहीं कि अपन एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 स्टोर कर दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा यूजफुल जो कॉलम होगा वो अपने लिए ये वाला रहेगा, कि अपन डीएफ में सेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब एट द एंड इंटरनली तो एक एरे है ये, तो अपन एक एरे को दूसरे एरे से माइनस प्लस सब कर सकते हैं। तो अपन ने इसे माइनस किया किससे? डीएफ डॉट प्रॉफिट से। तो इससे होगा क्या कि जो सेल्स आई है उनसे हर एक वैल्यू की प्रॉफिट माइनस होंगे, और अपने को एक कॉलम मिलेगा। अब काइंड ऑफ सेल्स माइनस प्रॉफिट अपने को कॉस्ट देगा।
तो अपन उसे असाइन कर दिया इस तरीके से डीएफ में से कॉस्ट। तो इस तरीके से अपन नए कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे इन दोनों को रन किया तो अपन लास्ट में देख सकते हैं कॉस्ट करके बनेगा। क्या एरर है उसके आखिरी का? नेम डीएफ इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब वो जो अपन ने पीडी डॉट रीड सीएसवी वाली एक लाइन करी थी ना, जिससे फाइल को लोड किया था, अब वो रैम से हट चुकी है तो उसे फिर से लोड करना पड़ेगा। तो ऊपर उसे ढूंढ के उसे फिर वापस रन कर दो। पाइथन को स्टार्ट करते से मतलब पांडास पे वर्क करते हुए एक तो पीडी को लोड करना रहेगा और फिर फाइल को भी लोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन कोई सपोर्ट कर सकते हैं। बन गया वाला। हाँ, क्योंकि 32.57 कैसे, क्योंकि 44 उसकी अमाउंट की सेल थी और यहाँ पे प्रॉफिट था। ठीक है, अपने को एट द एंड लास्ट में इसी को यूज करना था। इसी के लिए अपन ने पूरा एरे वगैरह सब पढ़े। इसी के लिए अपन ने समझा था कि एक एरे में जिसमें 3 एलिमेंट है उसे दूसरे एरे से प्लस करेंगे तो एलिमेंट वाइज होता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को यूज आएंगी चीजें, यहाँ पे भी चीजें एलिमेंट वाइज ही परफॉर्म हो रही है और इंटरनली ये सब एरे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन खुद से करके देखो, क्रिएट अ न्यू कॉलम यूनिट प्राइस, उसका नाम होगा यूनिट प्राइस और उसको अपन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो सेल्स वाला कॉलम है उसे डिवाइड करना रहेगा क्वांटिटी को। हाँ, दे सकते हो। क्या हो गया? बन गया। ठीक है, इसको चेक करके देखेंगे तो फिर वो दिखने लगेगा यूनिट प्राइस। डीएफ इज नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि मैंने ये जो रन किया था तो इधर पे सब कुछ ये वाली फाइल। कुछ ना कुछ हैंग हो रहा है, मतलब उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जब जब ठीक है, सबसे पहला इस लाइन को रन करना रहेगा। ठीक, तो इम्पोर्ट हो गए, फिर इधर से अपन ने डेटा लाए थे डॉट रीड सी एच से, इसे रन किया, फिर डेटा आया। अब ठीक, अब नीचे के जो भी कोड करोगे ना तो वो रन होंगे। अब डीएफ आप कहीं पे भी यूज़ करो तो प्रॉपर्ली दिखेगा। बन गया। अब अपन अगला वाला देखते हैं कि अपन ने np डॉट वेयर को इस्तेमाल किया था। np डॉट वेयर का यूज करके अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्रिएट अ न्यू कॉलम सेल्स कैटेगरी यूजिंग np डॉट वेयर, इफ द सेल्स अमाउंट इज अबव 1000 इट इज हाई एल्स लो। मतलब सेल्स को कैटेगराइज करना है, जो जो सेल्स अबव 1000 है उसे हाई, नहीं तो लो। तो फिर अपन ने नम पाई का यूज किया।
अब आप सोचोगे कि अपन सीरीज पे काम कर रहे हैं बट फंक्शन numpy का लगा रहे हैं, क्योंकि इंटरनली वो भी एक numpy का एरे, तो हर एक numpy का एरे फंक्शन काम वहां पे भी करता है। तो अपन ने np.where को यूज किया। इसमें कंपेयर करने के लिए अपन ने दिया कि डीएफ की जो सेल्स वाला कॉलम है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है। अगर है तो एक हाई वाला टेक्स्ट आ जाएगा, नहीं तो लो। इसका आउटपुट एक एरे में आता, बट जैसे एरे को अपन ने किसी कॉलम पे स्टोर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली एक सीरीज में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आप डीएफ डॉट हेड करके चेक करोगे तो आपको सेल्स कैटेगरी करके एक नया कॉलम भी दिख जाएगा। जैसे इसको अभी अपन ने रन किया तो अब देखोगे वहां पे राइट कलर में सेल्स कैटेगरी, जिसमें लो, क्योंकि सेल्स 44 थी बट 2000 की सेल्स में हाई आ गया। तो इस तरीके से अपन नए कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। pandas में if else के लिए हमेशा np.where हाँ, ही यूज अगर यहाँ पे इफ एल्स चाहिए तो np.where फंक्शन है यहाँ पे। आगे हो गया। जिन जिन का हो गया वो वाले ये वाला क्वेश्चन करके देखो। इसके नीचे क्रिएट अ न्यू कॉलम P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस करके एक नया कॉलम बनाना है जिसमें अपने को कैटेगराइज करना है प्रॉफिट के कॉलम को। जहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू मिले वहाँ पे प्रॉफिट, और जहाँ पे लॉस में वैल्यू मिले वहाँ पे लॉस का कॉलम, मतलब वहाँ उस कैटेगरी में वो लॉस दिखा दे। इसी तरीके से होगा लगभग, बस कंडीशन चेंज करनी रहेगी। हो गया। अब यहाँ पे अपन दो कंडीशन के बेस पे करके देखते हैं कि जब एंड और वाली कंडीशन बनती है तो किस तरीके से नया कॉलम बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अपने क्रिएट अ न्यू कॉलम विथ वैल्यू यस एंड नो। यस और नो की अपने को वैल्यू का एक कॉलम बनाना है। इफ द ट्रांजेक्शन वेयर द कैटेगरी इज फर्नीचर एंड वी हैव फेस अ लॉस देन इट इज यस एल्स नो। ठीक है, तो एक अपने को एक न्यू कॉलम बनाना है जिसमें यस और नो में ही चाहिए, बट उसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि फर्नीचर होना चाहिए कैटेगरी में और साथ ही साथ लॉस होना चाहिए, तभी फिर वो क्या रहेगा, यस। नहीं तो बाकी सब में वो नो पे रहेगा। हम्म, मतलब मैक्सिमम कितनी चीजें मतलब काम की है फायदा जितनी अपन ने देखी है वो सारी काम की थी। एक्चुअल में नंपाई में उससे भी और भी चीजें होती हैं बट उतनी अपन कवर ही नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि अपने को एट द एंड कभी यूज नहीं आएंगे। बट जितनी भी अपन ने, हाँ, पांडा की प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं ज्यादा डीप में प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट करोगे उतना समझ में आएंगी चीजें। छोटी छोटी स्किल को यूज करते थे हाँ, स्किल का मास्टरी हुआ पेज में इस चीज में हम क्या कर इसके लिए ऐसी कोई प्रॉपर वेबसाइट तो नहीं है।
और नमपाई की प्रैक्टिस करना इतना ज़रूरी नहीं रहेगा जितना पांडास की करना रहेगा। पांडा सबसे ज़्यादा मेन है। और पांडास की प्रैक्टिस तभी होगी जब आप फाइल्स को लाओगे अलग अलग जगह से, उन फाइल्स को क्लीन करोगे, एनालाइज करोगे, तो जितने प्रोजेक्ट करते आओगे उतनी चीज़ समझ में आती आएगी। कॉलम को एक्सेस करना, वर्क करना, पिवट टेबल्स, ग्रुप बाय, सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखना इसका एक स्ट्रक्चर है। ये अपन ने np डॉट फिल्टर में इस्तेमाल तब नहीं किया था, यहाँ पे करके देखते हैं। इसको लिखने का जो सही तरीका होगा वो इस तरीके का रहेगा कि आपको np डॉट वेयर के अंदर दोनों कंडीशन ऐसे पास करना है, जैसे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ये है अपनी कि df डॉट कॉलम कैटेगरी मैचेज विथ फर्नीचर, ये अपनी कंडीशन 1 है। और df डॉट प्रॉफिट इज लेस देन 0 ये कंडीशन 2 है। इन दोनों को ही जरूरी होता है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रखना, इसलिए अपन ने यहाँ पे इन दोनों को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रखा है। और पाइथन में अपन ने एंड और के कीवर्ड को देखा है। ठीक है, एंड और का कीवर्ड एक समय पे एक ही वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे अपन एक वेरिएबल को नहीं कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ अपन पूरी की पूरी कॉलम को कर रहे हैं। मतलब एक कॉलम में 100 वैल्यू है तो उन 100 वैल्यू को दूसरी 100 वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर बिट बाय बिट, मतलब एक वैल्यू एक से कंपेयर हो, दूसरी दूसरे से, तीसरी तीसरे से, तो अपने को बिट वाइज एंड चाहिए होता है जो बिट बाय बिट चीज़ों को कंपेयर करता है। इसलिए अपन यहाँ पे एक एंड परसेंट लगाते हैं, ये इक्विवेलेंट है एंड के। और एक पाइप सिंबल जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे और के। यहाँ पे हम एंड नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे एंड काम नहीं करेगा, एक सिंगल वेरिएबल में एंड काम करेगा, बट जब डेटा फ्रेम पे काम करोगे तो यही एंड काम करेगा आपका सिर्फ, इसलिए ऊपर इन दोनों के बीच में एक एंड लगाया है। और फिर इतना पार्ट अपना np डॉट वेयर की कंडीशन में आ जाएगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा है np डॉट वेयर और ब्रैकेट ओपन करते से फिर ये पूरी की पूरी कंडीशन लिखी, फिर कॉमा करके वैल्यू ट्रू में यस और वैल्यू फॉल्स में नो दे दिया, तब फिर ये दो कंडीशन में काम करेगा। और आज आगे जाके जब डेटा फ्रेम को फिल्टर करना रहेगा तब भी यही सेम कंडीशन होगी, एंड की जगह इस एम्परसेंड को यूज करना है और दोनों कंडीशन को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रखना रहेगा। इसमें नॉट सपोर्टेड इन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। तो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 0 पे है। आपने क्या कर दिया ना, प्रॉफिट वाला जो कॉलम है ना उसमें प्रॉफिट के अमाउंट लिखे हुए थे, जब आपने रीअसाइन कर दिया किस पे, इस पे, इसका यूज करके, तो इस पे क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस के जो कॉलम बना वो प्रॉफिट कैटेगरी पे बनना था। तो प्रॉफिट, इसका नाम बताया था ना अपने, PNL रखना है, तो PNL रखना था। अब वो जैसे डेटा तो अब लॉस हो गया, तो अब डेटा लॉस होने के बाद अपन कुछ नहीं कर सकते, बस एक दूसरा और बचता है अपन को डेटा को वापस लोड करने का तरीका। तो आपको ऊपर जाके, पर लोड कहाँ किया था आपने, सही नोट्स हैं, हाँ ठीक है इसमें मिल जाएगा। आपकी वाली फाइल चाहिए रहेगी, इस पे पांडास के अंदर ये वाली फाइल थी, ओके, इसको लोड कर लिया, अब हो जाएगा। आगे सबका। हाँ सर। अब अपन ने नेस्टेड इफ देखा था, नेस्टेड इफ वाली सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे नेस्टेड इफ अप्लाई फंक्शन से होगा। मतलब यहाँ पे अप्लाई फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, मतलब अप्लाई मेथड जो है वो सब कुछ कर सकती है, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकती है। यहाँ पे अप्लाई फंक्शन में अपन ने देखा था कि किसी भी कॉलम में अगर अपन अप्लाई फंक्शन को यूज करते हैं तो वो एक कस्टम फंक्शन को हर एक वैल्यू पे अप्लाई कर देता है। तो अपन ने क्या किया, एक कस्टम फंक्शन लिख दिया। वो कस्टम फंक्शन क्या करेगा, अमाउंट लेगा और अमाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको दे देगा। तो इसको करने के लिए अपने को एक फंक्शन लिखना पड़ा, डेफ करके सेल्स कैटेगरी।
सेल्स कैटेगरी में अमाउंट एज ए इनपुट लिया, तो सेल्स कैट ने अमाउंट ले लिया और उसके बेसिस पे अपन ने डिफॉल्ट इफ एल्स लिख दिया कि इफ अमाउंट इज लेस देन 100 देन रिटर्न लो, अगर 100 से कम हुआ तो रिटर्न कर देगा लो, एलिफ अगर इससे कम हुआ तो मिड, एल्स रिटर्न हाई। तो अपना फंक्शन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस उसको अमाउंट जाएगा और ये तीनों में से किसी एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब जब इस फंक्शन को अपन इस सेल्स कॉलम के हर एक वैल्यू पे अप्लाई करेंगे तो हर एक वैल्यू को जज करके वो रिटर्न देता रहेगा, और जो रिटर्न देगा वो अप्लाई हो जाएगा एक नए कॉलम पे सेल्स कैटेगरी के नाम पे। तो इस तरीके से जब अपन इसे रन करेंगे, तो सर हमारे पास मल्टीपल इफ कंडीशंस होंगी, उस केस में हम अप्लाई यूज करेंगे। हाँ अप्लाई, हालांकि अप्लाई आप मेजरली हर तरफ, मतलब अपन ने एनपी डॉट वेयर भी यूज किया था ना, यहाँ पे एनपी डॉट वेयर की जगह अप्लाई को भी यूज कर सकते मतलब हैं। हमने वेयर यूज किया क्योंकि हमको वहाँ पे दो ही कंडीशन लगा दी, हाँ, तो सबसे ज्यादा लगा थी इसलिए हमने अप्लाई। जैसे अपन ने जो ऊपर बनाया कौन सा वाला पीएनएल वाला, पीएनएल को आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रॉफिट को फेच करते हैं और डॉट अप्लाई करते हैं। अप्लाई को लगता है एक फंक्शन, तो अपने को फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो अपन ने यहीं के यहीं लेमडा फंक्शन को बनाया। लेमडा में एक्स, एक्स बेसिकली अमाउंट है, या फिर अमाउंट लिखना हो तो अमाउंट लिख सकते हो। अमाउंट ये रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद क्या रिटर्न कर देगा, हाई। यहाँ पे अपन टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं, अगर हाई रिटर्न करेगा इफ अमाउंट इज लेस देन 0, एल्स, अच्छा ये पीएनएल का था ना, सॉरी, प्रॉफिट, एल्स इट विल बी लॉस। तो एनपी डॉट वेयर की जगह इसका भी यूज किया जा सकता था, जो जो प्रॉफिट के थे वो प्रॉफिट, हाँ ग्रेटर देन 0, तो ये, और इसको असाइन कर देते तो ये भी काम करता। तो अप्लाई जो है, एक बार सिर्फ अप्लाई सीख गए ना तो आप मेजरली बहुत सारी चीजें कर सकते हो यहाँ। तो एनपी डॉट वेयर के बिना भी अपन यहाँ पे कर सकते थे इसको। कॉलम पीएनएल हाँ अभी असाइन नहीं किया ना, इसलिए नहीं बना। डिफाइन किया था। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ये तो बस बन के आउटपुट दिख रहा है, अभी आउटपुट को अपन ने सेव नहीं किया। अगर ये 500 वैल्यूज का आउटपुट है, अगर मैं इसको पी एन एल में सेव कर दूँ, तो इसे सेव करने के लिए डी एफ में पी एन एल बनाया और असाइन कर दिया, फिर डी एफ डॉट हेड अगर करके देखूंगा तो फिर मेरे को लास्ट में पी एन एल दिख जाएगा कि कौन कौन से प्रॉफिट कौन से लॉस। तो फिर ऐसे बनता है, अगर नहीं लिखोगे तो बस चेक करने के लिए काम हो जाता है। बल्कि मेजरली देखा जाए तो प्रैक्टिस करते वक्त पहले इतना ही कोड करना, कितना, इतना, जब आपको प्रॉपरली लगे कि हाँ आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है, फिर उसके बाद चीज़ों को असाइन करना। क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार अपन आधा अधूरा प्रोग्राम लिखा, वो डैमेज कर दिया, वो डैमेज कॉलम अपना सेव हो जाए तो अपना डेटा भी फिर खराब हो जाता हमने है। जब असाइन किया तो डेटा में भी गया नहीं ना, वो शो हो रहा है ना। नहीं, अब जब असाइन कर दिया तो चला गया डेटा पे, नहीं फाइल पे कुछ नहीं हुआ, रैम पे जो डेटा फ्रेम है ना उस पे। तो हम कभी चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो तो वापस लोड करके फिर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आ गया, तो इसका यूज अपन ऐसे भी कर सकते थे। अब फंक्शन, ये जो अप्लाई फंक्शन होता है इसको अपन ने सिर्फ एक सिंगल कॉलम पे अप्लाई किया है। इसको अपन ऐसे यूज करते आ रहे हैं, डी एफ कॉलम और डॉट अप्लाई। अगर अपन इसे कॉलम पे अप्लाई करते हैं तो अप्लाई फंक्शन को जो इनपुट जाता है वो एक सिंगल वैल्यू जाती है, ठीक है, इसलिए अपन इनपुट में अमाउंट वगैरह लिया था। बट अगर अप्लाई फंक्शन को डायरेक्टली डीएफ पे ही लगा दिया जाए तो फिर पूरी की पूरी रो एज ए इनपुट चले जाती है। अब पूरी की पूरी रो इनपुट जाएगी तो वो दिखेगी कैसे, वो वर्क कैसे करेगी, वो काइंड ऑफ एक डिक्शनरी के फॉर्म में जाती है। मतलब जब अप्लाई फंक्शन है पहली रो को उठाएगा तो पहली रो के जो कॉलम के नेम्स होंगे वो उसकी की होती है, और उस रो के अंदर जो डेटा स्टोर रहता है वो वैल्यू के फॉर्म में रहता है। तो आपको फंक्शन कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि काइंड ऑफ आपने डिक्शनरी को रिसीव किया हो, मतलब इमेजिन ऐसे ही करना रहेगा। तो अपन ने क्या किया है, अप्लाई फंक्शन को डीएफ में करके दिखा। तो अपन ने एक फंक्शन लिखा है जो फर्नीचर के अमाउंट को ही डिस्काउंट देगा, फर्नीचर के अलावा और किसी को डिस्काउंट नहीं देगा, ठीक है।
तो फर्नीचर में डिस्काउंट देने के लिए अपने को पहले तो कैटेगरी का कॉलम भी एक्सेस होना चाहिए, तभी अपन पहचान पाएंगे कि हाँ फर्नीचर है कि नहीं है। और डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स कॉलम भी होना जरूरी है। तो अपन अप्लाई ना तो फर्नीचर पे लगा सकते हैं ना तो सेल्स कॉलम पे लगा सकते हैं, तो अपने को दोनों की जरूरत पड़ेगी इस फंक्शन को बनाने के लिए। तो अपन ने क्या किया, अपन ने डायरेक्टली इस कोड को देखना, df डॉट अप्लाई लिखा, मतलब ये अप्लाई सीधा का सीधा df पे ही जा रहा है। अब df पे गया तो अपन ने एक फंक्शन को कॉल किया फर्नीचर डिस्काउंट। तो ये फंक्शन कौन सा है इसको रीड करते हैं। डेफ में अपन ने क्या किया, फर्नीचर में रो, अब जो डिक्शनरी रिसीव हो रही है उसका नाम अपन ने रो रख लिया, चाहे आप कुछ भी रख सकते हैं, डी रख सकते थे, ए बी सी कुछ भी रख सकते थे, मगर मेजोरिटी ऑफ लोग रो रखते हैं ताकि इससे पहचान में आता है कि रो आई है एक सिंगल रो। तो इफ रो का कैटेगरी, इसका मतलब इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर जो कैटेगरी नाम की है उसके अंदर की जो वैल्यू है फर्नीचर से मैच हो रही है, तो फिर रिटर्न कर देना कि रो का जो सेल्स अमाउंट है उसका 15%। यहाँ पे सब चीज़ आपको इमेजिन ही करनी पड़ेगी कि डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी पे कैसे काम हो रहा है, और फिर ये जब इस पे अप्लाई करेगा तो फिर अपन ने क्या कर देंगे, फर्नीचर डिस्काउंट पे से स्टोर कर देंगे, और फिर हेड करके चेक करेंगे तो अपने को इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एन क्योंकि यहाँ पे रिटर्न 0 हुआ और बाकी यहाँ पे फर्नीचर था तो फिर उसे डिस्काउंट मिल गया, बाकी जगह पे फर्नीचर नहीं था तो डिस्काउंट नहीं मिला। और हाँ, इसमें एडिशनल आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है एक्सेस इक्वल टू 1। एक्सेस यहाँ पे रो और कॉलम ये दोनों पे अप्लाई हो सकता है, तो एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम्स कॉलम्स पे अप्लाई करना होता है। 0 रहता है बाई डिफॉल्ट, इसलिए एरर देता है, इसलिए अपने को चेंज करना पड़ता है। उसमें NaN आ रहा है, अब इसके लिए हम अगर के अंदर बॉडी भी दे दें तो हम तो 0 रिटर्न कर सकते हैं। नहीं, रिटर्न तो एक ही चीज रिटर्न करेगा वो, अगर वो रिटर्न नहीं हुआ है तो फिर वो एन देगा। बट अपन अभी आगे जाके देखेंगे, अपन इस नल को भी तुरंत फिल कर सकते हैं, काइंड ऑफ उसके लिए बस इतना लिखना पड़ेगा अपने को। सर कंडीशन मैच पूरी 50% देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा? ठीक है, जैसे ही अपन इसको ऐड कर देंगे तो वो 0 दे देगा बाकी सब। बट ये जब अपन आगे अभी आके देखेंगे क्या। मैं कह रहा हूँ कि इस कंडीशन लगेगा कि लो कैटेगरी फर्नीचर, अगर फर्नीचर अगर देखेगा कि मिल रहा है ये वो डिस्काउंट तो ही डिस्काउंट देगा, वरना फिर एन दे देगा। हाँ। अच्छा, और अच्छा नहीं तो हाँ एल्स भी दे सकते थे, अगर फर्नीचर से मैच नहीं हुआ तो एल्स रिटर्न 0, तो भी ये काम करता प्रॉपरली, तो वो 0 रिटर्न कर रहा है। तो फर्नीचर मिलेगा तो डिस्काउंट देगा, फर्नीचर नहीं मिलेगा तो 0। सर एक्सेस क्या है? एक्सेस इक्वल टू 1 इसका मतलब ये है कि जब ये डीएफ पे अप्लाई होता है तो डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो एक्सेस इक्वल टू 0 होता है। वो 0 एक्सेस में करता क्या है, वो रो को कंपेयर करता है, जैसे इस रो को इस रो से कंपेयर करेगा इनको आपस में। बट अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कॉलम को कंपेयर करना है कि फर्नीचर और सेल्स, तो ये दोनों कॉलम पे काम करना होता है तो एक्सेस इक्वल टू 1 रखनी पड़ती है अपने को। हाँ 0 और 1। ठीक है, रो पे तो ज़्यादातर इतना काम आता नहीं है, तो बस ये एक्सेस इक्वल टू 1 वाले ही रखना पड़ता है अपने को। और ये भी तब आएगा जब आप डीएफ में अप्लाई कर रहे हो, तभी ये आएगा, मतलब जब ये है तभी ये है। और डायरेक्टली किसी कॉलम पे करते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। वेयर वाले में वन नहीं दे रहा हूँ। हाँ वेयर वाले में कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ डीएफ डॉट अप्लाई में ज़रूरत पड़ेगी। आ गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं किसी कॉलम को डिलीट करने का तरीका, मतलब किसी पर्टिकुलर रो को हटाना है, कॉलम को हटाना है तो किस तरीके से हटाया जाता है। किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए यहाँ पे डीएफ में ड्रॉप लगाया जाता है, कि एक डेटा फ्रेम है उसमें ड्रॉप लगा दिया। ड्रॉप ये बताता है कि कुछ ना कुछ डिलीट करना है। अभी ड्रॉप दो चीज़ें समझता है, या तो रोज को हटाना है या तो कॉलम्स को। तो अपन ने अगर अंदर इक्वल टू कहता, मतलब के अंदर आर्ग्यूमेंट दिया कॉलम्स इक्वल टू सिटी, तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ सिटी कॉलम को हटा देगा वहां से।
से इसको रन किया तो अब देखोगे अब वो सिटी को हटा दिया उसने। पहले वाले डीएफ में यहाँ कहीं पे सिटी था। ठीक किया। हाँ, तो इसने क्या किया, अपने को पूरा का पूरा डेटा फ्रेम में रिटर्न किया 500 रोज का। बट ये एट द एंड एक टेम्परेरी होता है, मतलब सिटी जो रिमूव किया उसने, ये एक्चुअल में फाइल से नहीं हटा दिया, ये सिर्फ अभी आपको हटा के दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये हट जाए, परमानेंट हो जाए, तो अपने को डीएफ में वापस असाइन करना पड़ेगा इस नए डेटा फ्रेम को। ठीक है, आ गया। तो अगर इसको परमानेंट करना होता तो अपन ऐसे करते, जैसे अपन ने, आप ऊपर देखो एक सेल्स कैटेगरी बनाया है, यहाँ पे दिख रहा है सेल्स कैटेगरी में लो मीडियम और हाई, इसको बना के रखा है। तो नीचे जो एक कोड करा है कि डीएफ डॉट ड्रॉप सेल्स कैटेगरी के ऊपर, पहले आपको डीएफ डॉट हेड करके और बताता हूँ। इसमें आप देखो सिटी अभी भी है, चाहे अपन ने ऊपर हटा दिया उसको। बट अगर इस तरीके से करेंगे कि डीएफ डॉट ड्रॉप किया सेल्स कैटेगरी को और उसे रीअसाइन कर दिया डीएफ में, तो फिर लास्ट टाइम सेल्स कैटेगरी दिख रहा था, अभी दिखेगा, बट जैसे इसे रीरन करेंगे तो वापस वैल्यू अपडेट हो जाएगी और अब सेल्स कैटेगरी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके देखो। इन तीन को, ये टेम्परेरी डिलीट करने के लिए, ये चेक करने के लिए, और फिर ये परमानेंट डिलीट करने के लिए। तो अपन ने जो बना के देखा है, जैसे एक न्यू बनाया था अभी, उसको डिलीट करके चेक करके देखो न्यू को कैसे हटाएंगे। और न्यू को अपन को जैसे परमानेंटली हटाना है, तो फिर क्या लिखना रहेगा, तो अपने को इस तरीके से परमानेंटली हटाना है। तो ये एरर दे रहा है। अगर एक बार वो हट चुका होगा ना, तो दूसरी बार फिर से डिलीट करोगे तो की एरर देगा। तो सेल हाँ उन्होंने कैसे अगर वो नॉट फाउंड है, इसका मतलब वो पहले ही हट चुका है, कैसे हटा सकता कैसे हटा तो वो रन हो चुका होगा आपसे। अब डीएफ डॉट हेड करके, नया डीएफ डॉट हेड करके चेक करो तो वो हट चुका होगा वहां से। वही कह दिया उन्होंने है और दिखा तो हो सकता है रन हो गया हो। अच्छा बट कुछ हो नहीं हुआ ऐसा। हाँ, जैसे न्यू को हटा के देखो, जो न्यू बना के देखा था, अब एक तो हट गया, अब न्यू को हटाएंगे तो हो सकता है न्यू भी हट जाएगा, फिर उसे परमानेंट करके फिर से चेक करके देखना। हाँ, दिस कैटेगरी जो कॉल था उस जगह नहीं चल हट गया। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिलीट करते हैं। एक बार अपन इसमें, मतलब एक्चुअल में जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे करते हैं कि पहले अपन ड्रॉप करके चेक करते हैं कि सही कॉलम डिलीट हुआ या नहीं हुआ। फिर जैसे लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, फिर लास्ट में फिर अपन इतना पार्ट ऐड कर देते हैं डीएफ इक्वल टू, इससे वो चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी फिर। लास्ट में हाँ, पहले चेक करो फिर असाइन लास्ट में करो। अब यहाँ पे बाकी की और चीज़ें देखते हैं, जब एक साथ मल्टीपल कॉलम को डिलीट करना होता है तो कैसे करते हैं। जैसे अगर मैंने इस तरीके से कर दिया डीएफ डॉट ड्रॉप और कॉलम्स में एक लिस्ट बना दी, तो लिस्ट लिखते थे वो क्या करेगा, इन सभी को हटाना आएगा, तो वो फिर सिटी, नेम, प्रॉफिट, न्यू सबको हटा देगा। तो जैसे इसको रन किया, आपके इसमें न्यू नहीं रहेगा क्योंकि वो फिर एरर दे देगा। तो अब मैंने इसे किया, तो अब देखोगे ना तो नेम मिलेगा इसमें, ना सिटी, ना प्रॉफिट, ना न्यू। एक साल आप हाँ, एक साथ मल्टीपल कॉलम को हटाने का तरीका है। पूरा कोड सेम है, बस लिस्ट बना के दे दो उसको।
आ गया हाँ सर। किस तरीके से मल्टीपल डिलीट कर सकते हैं। अब ये जितने भी थे ये सब कॉलम थे, एक कॉलम एक से ज़्यादा कॉलम, उसको टेम्परेरी डिलीट करना और उसे परमानेंटली। अब अगला जो देखते हैं वो देखते हैं रो को हटाने का तरीका। अब रो को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे df डॉट हेड करने पे आप देखो ये जो रो है उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लैक कलर से बोल्ड मिल रहा है नंबर, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। 0 मतलब ये वाली रो, 1 मतलब ये वाली रो। तो अगर अपन ने ड्रॉप में इंडेक्स इक्वल टू 2 लिखा, इसका मतलब अपन उसे बता रहे हैं कि जो रो नंबर जो सेकंड इंडेक्स वो उसे हटाना है। तो इसे रन किया तो आप देखो 0 1 और फिर सीधा 3 आ गए। तो जो 2 ऊपर दिख रहा था वो अब यहाँ से हट गया, बट ये अभी परमानेंट नहीं है क्योंकि अपन ने डीएफ असाइन नहीं किया उसे। सर ये ड्रॉप में अगर हम पूछना दे तो पूरा डेटा फ्रेम बढ़ा दें। नहीं नहीं ऐसा नहीं करता, वो फिर बोलेगा कि आपको एक 1 मिसिंग आर्ग्यूमेंट। हाँ, बट अगर आप ये नहीं बताते हो कि कॉलम या इंडेक्स, तो वो इंडेक्स को लेता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स को ना लिखता, सिर्फ बोला कि डीएफ डॉट ड्रॉप 2, तो बाय डिफॉल्ट आप देखो किसको हटाएगा, 0 1 और 2, 2 को ही हटाता है। इंडेक्स ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स को कंसिडर करता है, बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है कि ये रीडेबल इतना नहीं होता जितना रीडेबल ये होता है, कि उसे स्पेसिफिकली बताओ कि कॉलम हटा रहे हो या फिर रो हटा रहे हो। ठीक है, अब एक साथ मल्टीपल रो, जैसे अपन ने मल्टीपल कॉलम हटाए वैसे अपन मल्टीपल रो हटा सकते हैं। जैसे डीएफ डॉट ड्रॉप इंडेक्स में एक लिस्ट दी 0 2 और 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 के बाद सीधा 4 और 5 आए, क्योंकि 0 भी हट गया, 2 भी हट गया, 3 भी हट गया। तो ऐसे सिलेक्टिवली रो को भी हटाया जा सकता है। आ गया ड्रॉप करने का। एक और तरीका होता है डिलीट। ये जो डिलीट होता है ये बेसिकली आया जो है ये पाइथन से आया है, ये पांडास का नहीं है। पाइथन में जब अपन a इक्वल टू 10 करते हैं तो मेमोरी में वो क्रिएट हो जाता है। अगर अपने को फोर्सफुली इसको वहां से हटाना है मेमोरी से, तो अपन del कीवर्ड लिख देते हैं उस वेरिएबल के आगे। तो वेरिएबल के पहले अगर del लिख दिया तो ये मेमोरी में जाके a में जो भी स्टोर होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है वहीं पे। इसके आगे फिर वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, अब a प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट नहीं मिलेगा। तो del एक डेंजरस कीवर्ड है जिसके आगे जो भी लिखा जाएगा वो डिलीट हो जाता है पाइथन से। तो अगर अपन ने del लिख के इस कॉलम को एक्सेस किया तो ये कॉलम पे जाएगा और उस कॉलम को वहां से हटा देगा। इसको ये डायरेक्टली परमानेंट मोड पे ही चलता है, मतलब एक बार वो रन हो गया तो वो हट जाएगा। जैसे अभी मैं अभी वाला डीएफ आपको दिखाता हूँ। तो अभी वाले डीएफ में मेरा न्यू वाला कॉलम है, ठीक है, ये यहाँ पे। बट जैसे डिलीट किया कोई टेम्परेरी वाला पार्ट नहीं होगा, बस ये डिलीट हो गया। इसको रन करा तो वहां से न्यू हट चुका है। ठीक है, तो इसको बहुत रेयरली कोई इस्तेमाल करता है। जो मेजरली इस्तेमाल किया जाता है वो डॉट ड्रॉप है, क्योंकि वो एटलीस्ट आपको चांस देता है कि आप परमानेंट करने के पहले कुछ देर के लिए आउटपुट को चेक कर सकते हैं। करेक्ट कर दिया तो अब तो ये मैं अब नहीं मिलेगा, अब आपको कुछ ऐसा कॉलम हटाना पड़ेगा जो आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे पी एन एल जो आपको अब ज़रूरत नहीं होगी, या कॉस्ट, तो इन दोनों को हम किसी में को हटा के देख सकते हो। आगे इसको वापस हटा डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक बार वो हट गया तो फिर वो हट जाता है शो इससे होगा कि हेड करके। चल डिफाइन कर। हाँ, डीएफ डॉट हेड एक बहुत सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड में से एक है, क्योंकि डीएफ अपने को किस स्टेट पे चल रहा है वो दिखता नहीं है यहाँ रियल टाइम। तो हर एक्शन के बाद हेड करके चेक करना पड़ता है कि सही है नहीं है। बाय डिफॉल्ट टू ही लेना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो अपन बस देख करते हैं। अब 10 12 ले लोगे तो वो बहुत सारा बड़ा एरिया दिखता है। डेटा से समझ। सिर्फ डेटा समझने के लिए कॉलम है कि भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ हेड को कॉल करेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आउटपुट आता है, तो उसे मैनेज करना थोड़ा सा वो रहता है।
हट गया। Okay. अब एक देखते हैं अपन रीनेम करने का तरीका। df डॉट हेड में अगर कभी आपके पास जो डेटा सेट आया है उसमें कॉलम को कभी रीनेम करना रहता है तो फिर कैसे किया जाता है। यहाँ पे अपन एक मेथड लगाते हैं df डॉट रीनेम। अब रीनेम में भी सेम सीन है। आप कॉलम को भी रीनेम कर सकते हो और इवन इंडेक्स को भी रीनेम कर सकते हो। तो ये भी कॉलम और इंडेक्स का आर्ग्यूमेंट लेता है। बट किसी कॉलम को कैसे रीनेम करना है तो अपन कैसे बताएंगे कि सिटी को उठाओ और लोकेशन पे बदल दो। तो फिर अपन उसकी डिक्शनरी देते हैं उसको। तो डिक्शनरी के बेस पे फिर वो समझता है। कैसे? अपन जब उसे रीनेम में कॉलम में एक डिक्शनरी पास करते हैं तो वो समझ जाता है कि इस कॉलम को लेना है और इसे रिप्लेस करना है इस न्यू वैल्यू से। कॉमा करके अपन मल्टीपल की वैल्यू पेयर पास करते हैं कि सेल्स को उठाओ और सेल्स को एक न्यू सेल से कर दो। तो इस तरीके से अपन बहुत सारे की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं। तो वो सिटी को लेगा और लोकेशन। अब ये भी परमानेंट नहीं करता। परमानेंट करने के लिए डीएफ इक्वल टू करना पड़ेगा। हाँ, जैसे अब आप देखो पहले जो सिटी था वो अब लोकेशन के नाम पे आ रहा है। अगर साथ ही साथ जैसे रीजन को भी बदलना होता तो रीजन को एज अ की लेते और न्यू न्यू रीजन लिख देते तो वहाँ पे अब वो न्यू रीजन पे आ जाए। तो इस तरीके से वो लोकेशन और ये न्यू रीजन। अच्छा, अभी हमने सिटी का लोकेशन चेंज कर दिया। अब मैं नेक्स्ट लाइन में वापस एक कॉपी पेस्ट करके रिवीजन भी करूँ तो एरर नहीं देगा नहीं देगा। कि और अपने की लोकेशन नहीं वो परमानेंट नहीं किया ना अभी अपन ने। परमानेंट करने के लिए डीएफ इक्वल टू लिखना पड़ता जो कि नहीं लिखा। तब फिर देता हूँ तब फिर वो देता कि वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो सिटी का नाम बदल के लोकेशन हो चुका है। तो अब सिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका सेम जस्ट इसके साथ काम करता है इंडेक्स के साथ। इंडेक्स में भी डिक्शनरी होती है। अब यहाँ पे 0 1 2 3 थे तो अपन ने क्या किया इंडेक्स में 0 इंडेक्स को उठाया और उसे फर्स्ट कर दिया। तो आप इसको रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे जो 0 था वो उसने चेंज करके फर्स्ट पे कर दिया। तो ऐसे इंडेक्स भी बदला जा सकता है। बस उसके लिए रीनेम के अंदर इंडेक्स पास करना पड़ेगा। एक तो अभी अपना एक इंडेक्स से दो इंडेक्स में चेंज कर ऐसा मल्टीपल करना हो तो उसको क्या करना। डिक्शनरी इसलिए तो बना रहे हैं अपन। अच्छा, मल्टीपल वाला भी है कोड एक। जैसे मान लो मल्टीपल के लिए देखते हैं अपन ये कोड इसलिए करा था। डीएफ डॉट कॉलम्स अपन करते हैं सारे कॉलम के नेम ढूंढने के लिए। यहाँ तो चलो फिर भी बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं सारे कॉलम्स। बट मान लो कभी आपको डेटा फ्रेम ऐसा रिसीव हुआ है कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत डिस्टॉर्टेड लिखी हैं कि ऑर्डर्स में ओ कैपिटल है ऑर्डर्स स्पेस लगा के आईडी लिखा है और आपको लग रहा है कि ये वाला फॉर्मेट मुझे पसंद नहीं आ रहा तो आप सब कुछ लोअर केस में रखना चाहते हो और स्पेस की जगह अंडरस्कोर इस्तेमाल करना चाहते हो क्योंकि अंडरस्कोर पाइथन में ज़्यादा अच्छा काम करता है यहाँ पे। तो फिर अपने को तो ऐसे ऑर्डर आईडी को लेना पड़ेगा डिक्शनरी में। फिर एक उसका क्लीन वे में खुद लिखना पड़ेगा। फिर दूसरी वैल्यू उठाओगे उसका क्लीन वे में लिखोगे। फिर नेम उठाओगे तो ऐसे कब तक एक एक कॉलम के लिए आप खुद से मैनुअली करोगे डिक्शनरी। तो फिर यहाँ पे काम आता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा था बिल्कुल वैसे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन होता है। कैसे? डिक्शनरी में अपने को इसको लेना है। मान लो ये अपने पास एक वेरिएबल में आ रहा है आई में तो अपन ने आई में से रिसीव किया। ऑनलाइन मोहित है बसंत है और अक्षत है। मोहित के नाम से कौन? खुशी आती है। हाँ ठीक है। जैसे अपन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कैसे लिखते हैं आई इंटू टू फॉर आई इन रेंज इस तरीके से लिखते हैं अपन। यहाँ पे अपन सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन कर रहे हैं बट इस जगह पे अगर अपन ने आई कॉलन मतलब की कॉलन वैल्यू कर दिया तो फिर उसमें कर्ली ब्रैकेट लगा के वो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन बन जाता है। तो अपन ने क्या किया आई को फेच किया फॉर लूप से और फॉर लूप बन किस पे रहा है वो देखना। फॉर आई इन डीएफ डॉट कॉलम्स डीएफ डॉट कॉलम से क्या मिलता है अपने को कॉलम्स की लिस्ट।
तो अपन ने वन शॉट में एक कॉलम की लिस्ट क्रिएट करी, उस लिस्ट पे लूप चलाया और उस लूप पे एक की लिखी और की के कॉलम पे क्या कर दिया, वैल्यू डॉट अपर, तो उसी की का अपर केस भी कन्वर्ट हो गया और उसे कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। तो एक ही बार में अपन ये डिक्शनरी को क्रिएट कर लेंगे, मतलब अगर सेपरेटली अगर करके बताऊं तो कुछ इस तरीके से, इसको इसलिए सेपरेटली करके देख रहे हैं। ये वाला आ रहा है आई फॉर आई इन रेंज 5। अपन ये नहीं देखा कि डिक्शनरी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके से नहीं देखा अभी तक। अच्छा, इसलिए नहीं आ रहा। ठीक ठीक, क्विकली अपन इसको देख लेते हैं। अब इस वाले कोड को समझ सकते हो, फॉर आई इन रेंज 5 और फिर प्रिंट आई, तो ये आ रहा है। अपन ने टर्नरी ऑपरेटर जैसे देखा है ना, कि अपन ऑपरेशन पहले बताते हैं और फिर इफ कंडीशन लिखते हैं। फॉर लूप में भी इसी का शॉर्टकट वर्जन होता है कि अपन पहले कंडीशन, मतलब पहले अपना पार्ट बताएंगे। जैसे ये करा मैंने आई इंटू टू, तो इसका आउटपुट क्या आया कि टू जो आ रहा था वो फोर में कन्वर्ट हो गया, टू फोर में हो गया, थ्री फाइव, मतलब जो भी हो रहा है मल्टीप्लाई बाय टू हो रहा है। तो अपना मेन ऑपरेशन क्या है, मेन ऑपरेशन है आई को मल्टीप्लाई करना है टू से। तो अपन ने स्टार्टिंग में लिख दिया कि आई लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो टू। तो अपन ने पहले ऑपरेशन लिखा और उसके बाद फिर फॉर लूप को इनिशिएट करते हैं, फॉर आई इन रेंज 5। अब इस पूरे की लिस्ट बनाना है तो लिस्ट के अंदर टाइप कर दो, लिस्ट के ब्रैकेट के अंदर रख दो। टपल बनाना है तो टपल के ब्रैकेट के अंदर रख दो। डिक्शनरी बनाना है तो डिक्शनरी के ब्रैकेट के अंदर रख, बट डिक्शनरी के लिए थोड़ा सा अलग। तो मैंने इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया, तो डायरेक्टली ये बन गया, ये लिस्ट में आ गया। अब डिक्शनरी के लिए चाहिए तो डिक्शनरी के लिए की कॉलन वैल्यू अपन ऐसे लिखते हैं। तो की अपना क्या है, की अपना आई है। अपन एक डिक्शनरी बनाई थी कि नंबर हो और नंबर का स्क्वायर उसकी वैल्यू हो, 1 से लेकर 10 तक के। तो अपन उस डिक्शनरी को एक सिंगल लाइन में बना के देखते हैं। मान लो वो नंबर 1 से लेकर 10 तक अपने पास आ रहे हैं आई में, तो आई में आए। आई में आने के बाद अपन ने क्या किया, आई को टू द पावर ऑफ 2 कर दिया, तो ये वैल्यू पे चला गया। अब आई को नंबर देने के लिए फॉर लूप इनिशिएट कर देते हैं। तो फॉर आई इन रेंज 1, 11, तो ये हो गया और इसको बस करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो तुरंत डिक्शनरी बन गई। 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 7 का। तो यहाँ पे ना कोई अपेंड, ना कोई डिक्शनरी पे ऐड करना, ना फॉर लूप को लिए अलग लाइन, कुछ नहीं करना पड़ता। पहले ऑपरेशन करो और फिर इस पे करो। अब आइए वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से अपन लिख रहे हैं। तो फिर अपन कर क्या रहे हैं, अब इस वाले में अपन ने क्या किया, अपन ने डीएफ डॉट कॉलम्स को फेच करके एक लिस्ट ली। अब मान लो आई में अगर ये वेरिएबल है तो अपन ऐसा कर सकते हैं, फॉर आई इन डीएफ डॉट कॉलम्स, एक एक करके आएगा। अब आई में तो वो है डिफॉल्ट कॉलम जो एज इट इज यही का यही आए, बट इसकी जो वैल्यू है इस पे मैंने लग दिया आई डॉट अपर, क्योंकि आई एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट पे जैसे ही अपर केस होगा वो उसका अपर केस कर देगा, और इसको डिक्शनरी के अंदर रख दिया। तो अपने को पूरी डिक्शनरी बन गई, ये ओल्ड की आ गई और ये अपर केस में। तो फिर ये मेथड थी जिसके कारण अपन ने एक पूरी डिक्शनरी बना दी। हाँ, सेम चीज लिस्ट के साथ भी कर सकते हो कि लिस्ट के अपर केस कर दिया, कोई फंक्शन लगा दिया। हाँ, तो अपन ने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, अपन ने पूरा फॉर लूप, डिक्शनरी को क्रिएट करना, डिक्शनरी को एम्प्टी डिक्शनरी बनाना, उस पर अपेंड करना, एक एक करके जोड़ना, वो सबको स्किप करके एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिख दिया वो सब। बहुत शॉर्ट।
और फिर उसके बाद उस शॉर्ट को अपन ने df डॉट रीनेम में डायरेक्टली कॉलम में पास कर दिया, तो कॉलम में ऑटोमेटिकली वहीं के वहीं डिक्शनरी भी बन गई और कॉलम ऑटोमेटिकली सब रीनेम भी हो गए एक ही बार में। बट ये वाला कोड तभी समझ में आएगा जब आपने लिटरली डिक्शनरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन या फिर लिस्ट के फॉर लूप्स और ये सब अच्छे से समझ में आते हैं, तो फिर ये चीज़ बहुत इजीली समझ में आती है। अब आप सोचो कि अगर आपके पास बहुत डिस्टॉर्टेड कॉलम आ रहे हैं, तो अपन आई में उन कॉलम को रिसीव कर सकते हैं। इस पे एमजेस का कॉलम की बात करें, इसमें पूरी टेबल डेटा फ्रेम में करना है कैपिटल में। वही उसलिए तो हुआ ये, अच्छा, पता नहीं क्या हो गया ये। ठीक है, आपको आइडिया लग गया किस तरीके से अपन कर रहे हैं।